बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, देन हम बात करेंगे फिर काइनेटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चंस की और उनके टॉपिक्स की। तो बात करते हैं यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन की, क्योंकि वहां पे वर्ड आया था लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होने वाला है। ऐसा मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अप्लाई हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसकी टेंडेंसी मूव करने की हो, किसी ऑब्जेक्ट की अगर टेंडेंसी मूव करने की बन रही है तो उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, वही होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर इट बिगिंस टू स्लाइड। जब वो फिसलना शुरू करे उससे जस्ट पहले तक जो मैक्सिमम फोर्स से वो अपोज कर सकता था उस टेंडेंसी ऑफ मोशन को, that is called a limiting friction. It represents the highest frictional resistance that must be overcome to start motion. It's directly proportional to the normal force. ये जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके नॉर्मल फोर्स पे, डायरेक्टली डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो यहां से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो आता है म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन। अब ये म्यू एस क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। कौन सा है? स्टैटिक वाला है। कौन सा स्टैटिक है? कौन सा वाला है? स्टैटिक वाला है। एन मतलब क्या है? आपका नॉर्मल फोर्स है। जो नॉर्मल फोर्स लगभग किसके इक्वल होगा? हमेशा mg के इक्वल होगा। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा वो क्या होगा? हमारा mg के इक्वल होगा। क्लियर? क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगा, ऊपर डायरेक्शन में नॉर्मल लगता है और नीचे के डायरेक्शन में mg लगता है। ठीक है, तो हम यहां से देखने वाले हैं कि जब भी हम कोई अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, जब भी हम कोई अप्लाइड फोर्स इस पे लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फिर बाद में जो फ्रिक्शन होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा है कि आपने अप्लाइड फोर्स लगाया है तो पीछे वो उतना का उतना फोर्स लगाता रहेगा। फिर आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो वो भी बढ़ जाएगा। फिर आपने बढ़ाया, अगर वो इसकी लिमिटिंग खत्म हो चुकी है, इसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, मैक्सिमम आ चुका है, उसके बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो ये जो एफ दिख रहा है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है? म्यू एस इंटू एन से। कैसे आती है? म्यू एस इंटू एन से। म्यू एस क्या है? सरफेस पे डिपेंड करने वाला एक कोफिशिएंट है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। क्लियर है? बात करें आगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और बाद में हम यहां से आज बात करेंगे इस ग्राफ की। ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ग्राफ पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है, किस किस के बीच में, फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में कौन सा ग्राफ यहां से लगेगा। तो बात करते हैं पहले कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसा बोला जा रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो ये है क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या बच्चों? ये है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई आपको समझ में आया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो रुकी हुई चीज पे लगेगा, उसी चीज पे लगेगा जिसकी टेंडेंसी मोशन की बन रही है। कितना लगेगा? जितना हमने अप्लाई किया उतना का उतना क्या लग जाएगा? पीछे। लेकिन अगर मान लो कि लिमिटिंग जितना ही अप्लाई कर दिया तो बस उसके बाद में फिर वो क्या करेगा? चल पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज द पीक वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, जस्ट बिफोर मोशन इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट ओवरकम व्हेन ऑब्जेक्ट इज द वर्क ऑफ स्लाइडिंग बट हैज नॉट येट स्टार्टेड मूविंग। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक कौन सा लगता जा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता जा रहा है। जैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाएगा पिक्चर में कौन आ जाएगा? यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अपोजेस मोशन है, लाइक ऑल फ्रिक्शन फोर्सेस। क्या है ये? फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। मैं कहूंगा रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है किसके? अप्लाइड फोर्स के। एंड टेंजेंशियली होता है सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो कांटेक्ट में सरफेस होती है उनके टेंजेंशियल ही होता है, मतलब उन्हीं के साथ, उसी के प्लेन में होता है, उसके परपेंडिकुलर नहीं होता है कभी फ्रिक्शन। जैसे स्लाइड करेगा उसी के टेंजेंशियली फॉर्म में ही उसकी डायरेक्शन आने वाली है। बात करते हैं स्टूडेंट्स यहां से इस ग्राफ की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस ग्राफ के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ आपको बताता है फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच का रिलेशन। फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच का रिलेशन। अब अगर आप इस रिलेशन को इस डायग्राम से समझें, अगर आप इस रिलेशन को इस डायग्राम से समझें तो यहां पे मान लो m एक मास है और आपने यहां से अप्लाइड फोर्स लगा दिया है, ठीक है, F एक्सटर्नल क्या लगा दिया है, F एक्सटर्नल या फिर F अप्लाइड फोर्स लगा दिया है। अब यहां से अगर आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो तो आपको पता है साफ साफ कि जो पीछे की ओर है वो क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो होगी μs इंटू एन, क्या होगी μs इंटू एन। क्लियर है? तो जब आप F एक्सटर्नल को बढ़ाते जाओगे, F एक्सटर्नल को बढ़ाते जाओगे तो ये जो पीछे की ओर लगने वाला फोर्स है ये भी बढ़ सकता है। बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है भैया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो सेट रही होगी ना। अभी इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू तो होगी। मान लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है, 10 न्यूटन है। तो आप 10 न्यूटन तक अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वापस आपको उतना ही फोर्स वापस देगा। कैसे? आपने F एक्सटर्नल लगाया 2 न्यूटन तो उसने वापस आपको 2 न्यूटन दिया। आपने 3 न्यूटन लगाया 3 न्यूटन दिया। भाई 10 न्यूटन से पहले ये हिलने वाला नहीं है। क्लियर है? 10 न्यूटन से पहले ये हिलने वाला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन से लग रहा है पीछे की ओर। आप कहोगे सर फ्रिक्शन तो चीज रुकी हुई अभी कैसे लग रहा है? अरे भैया फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है और रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रुका हुआ है तो भी फ्रिक्शन लग रहा है, यही तो है खेल। यहां से दबाया और ये पीछे लगने लगा, 5 से दबाया तो पीछे 5 लगने लगा, 8 से दबाया तो पीछे 8 लगने लगा। क्लियर है? अब आपने 10 से दबाया तो ये 10 भी लग गया, 10 से दबाया तो 10 भी लग गया, लेकिन आपने जैसे ही 10 से ज्यादा दबाया अब ये 10 लगना भी बंद हो गया, 10 से भी कम हो गया, लगा 10 तक और उसके बाद फिर बंद हो गया, मतलब कम हो गया। क्लियर है? तो देखो आप इस ग्राफ में देखो, आप जैसे ही यहां से अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है, बढ़ाते हो बढ़ता है, बढ़ाते हो बढ़ता है, यहां तक जाने तक बढ़ता है, यहां तक जाने तक बढ़ता है। यह आ गया मैक्सिमम, यह आ गया भैया मैक्सिमम FL लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यहां से अब घटेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहां से घटेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार घटके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट हो जाने से जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो रोल में आ जाएगा। कौन रोल में आ जाएगा? चीज चल पड़ी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। किसका रोल शुरू हो गया है? काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल शुरू हो गया है। होप सो यहां तक आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट